भाई धीरे से डलना, मेरी अभी छोटी है और गहरी भी कम है, तेरे इस मोटे से कहीं फट न जाए, प्लीज भाई आराम से। दीदी तुम्हें दर्द नहीं होगा, मैं आराम से डालूंगा। लेकिन जब भाई ने डाला तो मेरी मेरी नाम डाली। मेरी उम्र 25 साल है, लेकिन मेरे शरीर की बनावट ऐसी है कि मैं देखने में 30 साल की औरत जैसी देखती हूँ। मेरे शरीर का उपहार देखकर कोई भी लड़का पागल हो जाए। मेरा छोटा भाई मुकेश, जिसकी उम्र 22 साल है, देखने में वह बिल्कुल हैंडसम और हटा कटा जवान लड़का है। बचपन से ही हम दोनों एक ही कमरे में एक बिस्तर पर सोते हैं। भाई छोटा है, इसलिए बचपन से ही मैं उसकी तेल मालिश करती आ रही हूँ। बिना बिस्तर पर तेल मालिश किया उसे नींद नहीं आती। सब कुछ पता है भैया, घमंड मत करो। अमन को प्यास लगी, पानी के लिए जा रहा था कि उसने शीशे में देखा कोई पीछे है। वो घबरा गया और उसने पीछे तो कोई नहीं था। वह घबराते हुए मुस्कान को बोला, मुझे डर लग रहा है, चलो ना हम लोग सो जाते हैं। उसने बिना पानी पिए सो गया। रात के 2 बजे उसके नींद खुली। उठकर देखा, उसने ऊपर देखा कि पंखा बंद है। मैं पंखा चालू किया है कि उसने आगे मुड़कर देखा तो एक डायन चाकू लिए उसको मारने आ रही थी। वो घबराते चिल्ला पड़ा। उसकी मम्मी पापा सब आए, मुस्कान भी घर आ गए। भैया की तबीयत ठीक है ना? की माँ बोली, बेटा तुम्हारी तबीयत ठीक है ना? तुम चिल्लाई क्यों? वह घबराते हुए बोला, मैंने डायन को देखा है, वह मुझको देख रही थी, घूर रही थी वह बोल रही थी कि मैं सबको मार डालूंगी। मम्मी उसकी कहती है, बेटा तुमने भ्रम हुआ है तुमको। वह बोला, नहीं माँ मुझको भ्रम नहीं हुआ है। पर उसकी बात कोई नहीं सुना कि रात को प्रिंसेस आया कि उसकी बहन उसके चादर के नीचे नींबू रख दिया। रात के 2:30 बजे की उसने डायन को नहीं देख। गरीब अमीर में फर्क नहीं स्टोरी। इंटरनेट के बिना अपनी पसंदीदा कहानियों का आनंद लें। ऐप डाउनलोड करें, कहानी पढ़ने के लिए स्क्रॉल करें। एक लड़की का नाम था संध्या, उसकी 2 बेटी थी। उसकी 2 बेटियों का नाम था कृति, मीनू। वे दोनों बहनें गरीब थे, उनकी माँ उसको आधी रोटी तक नहीं खिला पाते। वे लोग गरीब बहुत थे कि वो उसकी माँ नौकरी करती थी, झाड़ू पोछा करने की, देश देश में जाया करती थी और कुछ कमा कर आती थी। उसको बस एक दिन का 200 रुपये मिलता था। वे लोग बड़े मजदूर थे, कुछ भी काम मिलता भी काम कर लिया करती थी। कि एक दिन वे दोनों सो रहे थे कि कल उनको पता चला कि हम लोग। उसने मम्मी को कहा, मम्मी अब से हम पैसा बटोर लूंगी और लोगों की मदद करके अपना गुजारा करूंगी। उसकी बच्चन की उसकी मम्मी को गले लगा, चुकी उसके पापा शादी होने के बाद ही मर गए थे, इसलिए वे बच्चे मीना और कृति दोनों के पापा नहीं थी। बेचारी उदास तो रहती थी। गरीबी है कि कृति ने एक लोगों की जान बचाई। वह पहाड़ से गिरने वाला था, बुजुर्ग इंसान था, इसलिए उसको बड़ा दया आ रही थी। उसने उसको इनाम में 10,000 रुपये दिए। वह बेचारी बहुत खुश हो गई। उसने राउसा 10,000 को संभाल कर रखा कि कल ही मीनू भी आए और कल उसने एक औरत की जान बचाई। फिर उसने भी उसको 200 रुपये दिए। ऐसे कमा कमा के उनको पूरे हो गए थे 2 लाख। अभी बहुत अमीर हो गए थे कि उन्होंने एक बड़ा सा बंगला लिया और अच्छे से जीने लगे। गांव था इसलिए उसने बहुत कम दाम में सब कुछ मिलता था। इसलिए मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, गरीब अमीर में फर्क मत रखो। गरीब भी एक बार अमीर से, अमीर भी एक बार गरीब थे। शादी के बाद दोनों करीब 2 साल तक एक साथ रहे, लेकिन अपनी प्रेमिका की खूबसूरती को लेकर प्रेमी को हमेशा डर लगा रहता है। प्रीति का प्रेमी उसकी खूबसूरती से इतना डरता था कि वो अक्सर कहता था कि अगर कोई और तुम्हें पसंद कर लेगा तो मैं क्या करूँगा। इसके बाद अपने प्यार को भरोसा दिलाने के लिए प्रीति ने अपने लंबे खूबसूरत बाल कटवा दिए। उसने घरवालों से बहाना बनाया कि बाल रूखे और झड़ रहे हैं। परिवार ने विरोध किया, लेकिन प्रीति जिद पर अड़ी रही। उसने धमकी दी कि वह अकेले पॉलर चली जाएगी। शर्मिंदगी के डर से भाई को मजबूरन उसका सिर मुंडवाना पड़ा। इस फैसले ने घर में तूफान ला दिया, लेकिन प्रीति अपने प्यार के लिए सब कुछ झेल गई। बताया गया कि पिछले कुछ महीनों में रिंकू ने प्रीति से दूरी बना ली। उसने बात करना बंद कर दिया और उसका नंबर ब्लॉक कर दिया। प्रीति डिप्रेशन में चली गई। उसकी इंस्टाग्राम पोस्ट्स उसके दर्द को बयां करती हैं। तेरी उंगलियां कमर पर फिसलती हैं तो सांस नहीं, आहें निकलती है। लबों की दस्तक रूह तक जाती है और इश्क हर हदें पार कर जाता है। आइए शुरू करते हैं इस पैशनेट सी लव स्टोरी का पहला भाग। सुबह के उजाले में शहर की रोशनी हाई राइज बिल्डिंग्स की कांच की खिड़कियों पर चमक रही थी। सड़क पर कुछ ही गाड़ियां थीं, लेकिन तभी दूर से एक ब्लैक पोर्श टर्बो एस की हेडलाइट्स चमकती दिखीं। कार सरकती हुई आकर बिल्डिंग के सामने रुकी। इंजन की हल्की गुर्राहट सन्नाटे को चीर रही थी। ड्राइवर तुरंत बाहर निकला,
फुर्ती से आगे बढ़कर कार का डोर खोला। जैसे ही दरवाज़ा खुला, एक शख्स बाहर निकला और इतना दमदार कि हर नज़र बस उसकी ओर ही उठ गई। वो एकांश वालिया। ब्लैक इटालियन डिज़ाइनर सूट में उसकी पर्सनैलिटी बिल्कुल परफेक्ट लग रही थी। बारीकी से प्रेस की गई वाइट शर्ट, उस पर काले रंग की सिल्क टाई और डायमंड कफलिंग की हल्की चमक उसकी रॉयल्टी की पहचान थी। उसके कपड़ों पर एक भी शिकन नहीं थी, ठीक वैसे ही जैसे उसकी पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व में कोई कमजोरी नहीं थी। करीब 6 फीट लंबा, विटी स्टोन, शार्प जॉ लाइन और किलर लुक वाली आंखें, एकांश की मौजूदगी ही अपने आप में एक स्टेटमेंट थी। उसके बगल में चल रहे शख्स ने लेदर का लैपटॉप बैग थाम रखा था और उसके पीछे पीछे 2 बॉडीगार्ड्स साए की तरह चल रहे थे। जैसे ही वो बिल्डिंग के अंदर आया, दरवाजे पर खड़े असिस्टेंट अनुज ने तुरंत उसे ग्रीट किया। गुड मॉर्निंग सर, क्लाइंट्स मीटिंग रूम में है, आपके ही इंतजार में। एकांश ने एक हल्की निगाह डाली, होठों से बस एक शब्द निकला, हमम। बिना रुके वो सीधे लिफ्ट की ओर बढ़ा। उसके कदम लंबे और कॉन्फिडेंस से भरे थे। लिफ्ट के शीशे में उसकी परफेक्ट टाई और चेहरे की ठहराव भरी गंभीरता झलक रही थी। लिफ्ट 12वें फ्लोर पर रुकी। जैसे ही दरवाजे खुले, उसके तेज कदम ऑफिस की केबिन की ओर बढ़े। रास्ते में स्टाफ ने गुड मॉर्निंग सर कहा, लेकिन एकांश के लिए इस वक्त सिर्फ उसका गोल मायने रखता था, मीटिंग। केबिन में पहुंचा तो क्लाइंट्स पहले से मौजूद थे। उसने हल्के से सबसे हाथ मिलाया और अपनी डीप वॉइस में बोला, हेलो मिस्टर अनेजा। क्लाइंट्स उसकी मौजूदगी से ही इम्प्रेस हो चुके थे, लेकिन एकांश को फॉर्मेलिटी में वक्त ज़ाया करना पसंद नहीं था। चेयर खींचकर बैठते हुए बोला, लेट्स नॉट वेस्ट टाइम एंड स्टार्ट द मीटिंग। मीटिंग शुरू हुई। कॉन्फ्रेंस टेबल पर प्रोजेक्ट फाइल्स और डेटा रिपोर्ट्स फैली हुई थीं। एकांश की बारीक नज़र हर डिटेल स्कैन कर रही थी, पर एक कॉल ने माहौल बदल दिया। फोन स्क्रीन पर एक नाम फ्लैश हुआ। एकांश की एक्सप्रेशन में हल्का बदलाव आया, मासूमियत से जुड़ा एक कोना। कॉल उठाते ही नैनी की घबराई हुई आवाज़ आई, सर, श्रेया खाना नहीं खा रही है, बहुत उदास लग रही है, मैं क्या करूं? सन्नाटा। अगले ही पल एकांश की आवाज़ में बर्फ जैसी ठंडक थी, लीव दिस जॉब राइट अवे। उसने गुस्से में फ़ोन काट दिया, लेकिन तुरंत सुनीता जी का नंबर डायल किया। सुनीता जी, श्रेया को खाना खिला दीजिए और नई नैनी के लिए इंटरव्यूज़ अरेंज करें। अगर वो फिर भी खाना नहीं खा रही तो मुझे बताए, मैं खुद आऊँगा। फ़ोन रखकर उसने नज़रें क्लाइंट्स पर डाली, जो चुपचाप सब देख सुन रहे थे। वो देख रहे थे कि दुनिया के लिए लोहे जैसा सख्त एकांश वालिया अपनी 3 साल की भतीजी के लिए मोम बन सकता था। राक्षस की जान अगर तोते में होती है, तो एकांश की जान श्रेया में थी। उसी वक्त शहर के दूसरे कोने में यष्टि जैन इंटरव्यू वेटिंग एरिया में बैठी थी। उसकी आंखों में उम्मीद थी, लेकिन अंदर जाते ही उम्मीदें बिखर गईं। सॉरी, ये पोजीशन पहले ही फिक्स हो चुकी है। यष्टि ने एक सेकंड तक सामने खड़े इंटरव्यूअर को देखा, फिर गहरी सांस ली। गुस्से में अपनी फाइल रिसेप्शन पर पटकते हुए कहा, अगर आपको फेवरेट कैंडिडेट ही हायर करना था, तो दूसरों का वक्त क्यों बर्बाद किया? बेटर कॉल सिलेक्टेड कैंडिडेट्स ओनली। इतना कहकर वो मुड़ी और बाहर निकल आई। बाहर हल्की ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन उसका चेहरा गर्म था, गुस्से और बेबसी से। वो चुपचाप टैक्सी में बैठी, अपनी सीट से सर टिकाया और फ़ोन में फिर से जॉब वैकेंसी ढूंढने लगी। क्योंकि हारना उसके खून में नहीं था। शाम का मौसम हल्का सर्द था, लेकिन शहर की हलचल हमेशा की तरह तेज थी। ट्रैफिक लाइट्स की चमक, सड़क किनारे की रोशनी और गाड़ियों के हॉर्न के बीच एक ब्लैक लग्जरी कार सधी हुई स्पीड में चल रही थी। स्टीयरिंग पर हाथ रखे एकांश वालिया अपनी भतीजी श्रेया के चेहरे को रह रह कर देख रहा था। हर बार की तरह वो उसे आइसक्रीम खिलाने लाया था, क्योंकि यही एक चीज़ थी जो उसके उदास मूड को ठीक कर सकती थी। लेकिन आज न आइसक्रीम का जिक्र, न कोई मुस्कान। श्रेया ने कार की विंडो के बाहर अपनी नन्ही आंखें टिका रखी थीं। उदास, खामोश, ठहरी हुई। एकांश ने हल्के से एक हाथ उसके सिर पर फेरा, फिर मजाकिया लहजे में बोला, क्या हुआ प्रिंसेस? आज आइसक्रीम का जादू भी बेकार हो गया। कोई जवाब नहीं, बस सड़क की ओर गहरी नजरें।
तभी रेड लाइट पर गाड़ी रुकी। उस पल जब सिग्नल ग्रीन होने का इंतजार हो रहा था, एक टैक्सी आकर एकांश की कार के नजदीक रुकी। यष्टि जैन, जो अब तक अपने ख्यालों में उलझी थी, टैक्सी की विंडो से बाहर देख रही थी। तभी उसकी नज़र पड़ी उस छोटी सी बच्ची पर, जो उससे भी ज्यादा उदास दिख रही थी। इतनी प्यारी बच्ची और इतनी उदास। मैं तो समझ रही थी कि सिर्फ मैं ही परेशान हूँ, यष्टि ने खुद से कहा। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में एक अपनापन झलका। उसने धीरे से अपनी टैक्सी की विंडो का शीशा नीचे किया और दोनों हाथों की उंगलियों से हवा में एक पंछी बनाया, फिर उसे धीरे से उड़ाने लगी। और कमाल हो गया, श्रेया की निगाहें उस अनजान लड़की की तरफ खींच गईं, जिसे वो जानती भी नहीं थी। पर जिस लड़की ने बस एक पल में उसका ध्यान अपनी ओर खींच लिया था, वो चुपचाप उसकी नकल करने लगी। एकांश चौंका। जिस मासूम चेहरे को वो पिछले आधे घंटे से हंसाने की कोशिश कर रहा था, उसे ये अनजान लड़की पल भर में बहला गई। उसने धीरे से अपनी सीट से झुककर विंडो के बाहर देखा। वो लड़की सीधी सादी, लेकिन उसमें कुछ अलग था। गहरी मासूम हंसी, सादगी में खूबसूरती, बड़ी बड़ी आंखें जो उसकी मासूमियत का आईना थीं। गुलाबी होंठ, जैसे वो किसी भी पल हंस सकती थी। और सबसे खास, वो श्रेया से जुड़ चुकी थी। यष्टि को इस बात की भनक भी नहीं थी कि एकांश उसे इतनी बारीकी से देख रहा है। वो तो सिर्फ इस बच्ची के चेहरे पर मुस्कान लाने में बिजी थी। सिग्नल ग्रीन हो गया। यष्टि ने जाते जाते श्रेया को एक फ्लाइंग किस दी और टैक्सी आगे बढ़ गई। श्रेया ने भी नन्हे हाथों से वैसा ही करने की कोशिश की। एक पल, बस कुछ ही सेकंड, लेकिन उन कुछ सेकंड्स ने दो लोगों के बीच एक अनकहा रिश्ता जोड़ दिया था। एकांश ने कार आगे बढ़ाई, लेकिन उसका मन अब कहीं और अटका था। कैसे किया उसने ये सब? कैसे इतने आसान तरीके से उसने मेरी परी का दिल जीत लिया? ये सवाल एकांश के ज़हन में घूम रहा था। उधर यष्टि की टैक्सी अब उसके घर के करीब पहुंच रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर हल्का सा सुकून था जो उसने काफी समय बाद महसूस किया था। वही छोटी बच्ची, वही मासूम मुस्कान। वो भी तो कुछ देर पहले खुद को खोया हुआ महसूस कर रही थी, लेकिन उस बच्ची के साथ बिताए उन कुछ सेकंड्स ने उसे हल्का कर दिया। तभी उसका फोन बजा। यष्टि का हल्का सा सुकून फिर से चिंता में बदल गया। जिंदगी में सबकी अपनी जंग होती है। कोई पैसा कमाने के लिए भाग रहा है, कोई किसी को हंसाने की कोशिश कर रहा है, और कोई बस थोड़ी सी खुशी तलाश रहा है। यष्टि जैन के मन में हजारों सवालों की हलचल मची हुई थी। 28 साल की ये लड़की अपनी उम्र से कहीं ज्यादा परिपक्व थी। 22 साल की उम्र से घर की सारी जिम्मेदारी उसके कंधों पर थी। जब उसकी माँ उसे और उसके छोटे भाई शोवित को अकेला छोड़कर चली गई थी, तब से ही उसने अपने आंसुओं को पोंछकर मजबूती उड़ ली थी। उस वक्त शोवित सिर्फ 20 साल का था और यष्टि 25। लेकिन उसने हार नहीं मानी। वो खुद को किसी भी हाल में कमजोर नहीं पड़ने देना चाहती थी, क्योंकि अगर वो कमजोर पड़ती तो शोवित भी टूट जाता। आज जब शोवित का फोन आया और उसने परेशान होते हुए कहा, दी, मेरी हॉस्टल की फीस बाकी रह गई है, सबने जमा कर दी, बस मैं ही रह गया हूँ। कब तक भेजोगी आप? यष्टि ने जरा भी नहीं झिझकते हुए जवाब दिया, तू फिक्र मत कर, मैं 2 दिन में पैसे ट्रांसफर कर दूंगी, बस पढ़ाई पर ध्यान दे। आवाज में कॉन्फिडेंस था, पर मन में हलचल। फोन काटते ही हकीकत उसकी आंखों के सामने थी, लेकिन पैसे कहाँ से आएंगे? कोई जॉब नहीं, कोई इंटरव्यू भी लाइनअप नहीं था। थकी हुई चाल में वो अपने घर का दरवाज़ा खोलकर अंदर आई। टेबल पर पड़े उसके फ़ोन पर उसकी बेस्ट फ्रेंड सिया के लगातार कॉल्स फ्लैश हो रहे थे, पर इस वक्त उसके दिमाग में इतना कुछ था कि उसने फ़ोन उठाने का मन ही नहीं किया। शरीर जितना थका था, मन उससे कहीं ज़्यादा। थोड़ी राहत पाने के लिए वो सीधे नहाने चली गई। गर्म पानी की बूंदें उसके चेहरे से बह रही थीं, मानो कुछ देर के लिए उसकी उलझनों को बहा ले जाना चाहती हूँ, लेकिन हकीकत इतनी आसान नहीं थी। तभी दरवाजे पर तेज नॉक हुई। यष्टि ने झल्लाते हुए तौलिया उठाया और खुद को पोंछते हुए उसने अपने नाइट वियर डाले और दरवाज़ा खोला। सामने सिया थी और गुस्से में तमतमाई हुई।
तूने मेरा कॉल इग्नोर किया। अब तेरी ये हिम्मत हो गई है कि तू मुझे भी इग्नोर करने लगी। बिना कोई जवाब सुने सिया जबरदस्ती उसे साइड में करते हुए घर के अंदर आ गई। यष्टि ने गहरी सांस लेते हुए कहा, यार ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बस थोड़ी परेशान थी इसलिए फ़ोन नहीं उठाया। सिया ने एक पल उसे गौर से देखा। परेशानी उसके चेहरे पर साफ झलक रही थी। अगले ही पल सिया ने उसे गले से लगा लिया। तू जानती है ना, मुझे तुझे इस हाल में देखना अच्छा नहीं लगता। वैसे मैं तेरे लिए एक गुड न्यूज़ लेकर आई हूँ। यष्टि ने बुझी हुई आवाज़ में कहा, गुड न्यूज़? मेरे लिए? अब तो मुझे यकीन ही नहीं होता कि जिंदगी में कुछ अच्छा भी हो सकता है। सिया ने लाइट मूड में कहा, अबे पहले बैठने तो दे। तेरा बस चलता तो मुझे घर के अंदर भी ना घुसने देती। यष्टि अब झुंझलाने लगी, यार अब बता भी दे, अरसा हो गया कुछ अच्छा सुने हुए। सिया ने आखिर उसकी बेचैनी पर और ज्यादा सस्पेंस ना बनाते हुए कहा, तू मेरी मौसी को जानती है ना? उनकी भाभी ने बताया कि उनके बॉस अपनी बच्ची के लिए नैनी ढूंढ रहे हैं। अच्छी जॉब है, सच में? यष्टि का चेहरा एकदम उतर गया। तो मैंने साइंस से ग्रेजुएशन नैनी बनने के लिए की है क्या? सिया ने फौरन जवाब दिया, यार कभी कभी कुछ काम मजबूरी में करने पड़ते हैं। एक बार तू सैलरी सुनेगी ना तो अपनी साइंस भूल जाएगी।